बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हिस्टामिन फार्माकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स को कवर करने वाले हैं। तो पहले हिस्टामिन को पढ़ लेते हैं, फिर हम हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्टामिन के एगोनिस्ट किसी काम के नहीं होते। हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड है। ऑटोकॉइड कौन होते हैं? ऑटो का मतलब है सेल्फ। ओके, तो ऑटोकॉइड ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो एंडोजीनस मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये ना ही हम इनको ऑटोनॉमिक ग्रुप के अंदर डालते हैं, क्योंकि ये कोलिनोसेप्टर और एड्रीनोसेप्टर पे बाइंड किए बगैर ही ये स्मूथ मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। यानी ये ऑटोकॉइड हमारी बॉडी के सेल्फ टिश्यूज के ऊपर भी जाके काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एड्रीनोसेप्टर या कोलिनोसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं करते। लंग्स के, स्किन के और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये मौजूद होता है हिस्टामिन। ये प्रोड्यूस होता है मास्ट सेल से और बेसोफिल से। स्पेसिफिकली जब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, विनम की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी मास्ट सेल और बेसोफिल अपने ग्रैन्यूल को रिलीज कर देती है, तो ये वहाँ से प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है कि बेसोफिल ब्लड के अंदर और मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है, स्पेसिफिकली लंग्स के कनेक्टिव टिश्यू, स्किन के और जीआईटी के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद होता है। तो हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सर्पेंटाइन, यानी इसके साथ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं। ठीक है, तो उनको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं। इनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन के ऊपर जी प्रोटीन लगी हुई होती है, जिसको जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। अब हिस्टामिन के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, लेकिन मेनली आपने H1 और H2 पढ़ने हैं। जो H1 होते हैं जी क्यू से कपल्ड होते हैं, जबकि H2 ये जी एस से कपल्ड होते हैं। तो जी क्यू से कपल्ड होते हैं, ये IP3 डैक कैल्शियम मैकेनिज्म के जरिए काम करते हैं। और जो जी एस से कपल्ड होते हैं, ये साइक्लिक EMP के जरिए काम करते हैं। जो H1 होते हैं, ये स्मूथ मसल के ऊपर, एंडोथेलियम के ऊपर और ब्रेन के ऊपर पड़े हुए होते हैं, जबकि H2 स्टोमक के ऊपर, हार्ट के ऊपर, मास्ट सेल्स के ऊपर और ब्रेन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। H1 की एक्टिवेशन की वजह से होगा क्या? H1 की एक्टिवेशन की वजह से कैपिलरी डायलेशन बढ़ जाएगा, स्पेसिफिकली वाया नाइट्रिक ऑक्साइड की रिलीज को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से कैपिलरी डायलेशन होगी। और जब कैपिलरी डायलेशन होती है, वेजो डायलेशन होती है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, कैपिलरी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा। ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी वाया IP3 डैग कैल्शियम मैकेनिज्म। इसके अलावा जो हिस्टामिन होती है, ये H1 रिसेप्टर के जरिए पेरिफेरल नोक्सिसेप्टिव रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा देती है। ये पेन वाले रिसेप्टर्स होते हैं, और ये पेन और ईचिंग को मॉड्यूलेट करती है। ओके, इनके न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर इस्तेमाल होती है। पेन को प्रूराइटस करवा देती है, जिसको ईचिंग बोलती है। इसके अलावा हार्ट के ऊपर ये AV नोडल कंडक्शन को भी कम कर देती है। ये थे H1 की एक्टिवेशन की वजह से इफेक्ट्स, यानी H1 की एक्टिवेशन की वजह से BP कम हो सकता है, एडीमा हो सकता है, ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो सकती है, जिसको ब्रोंकोस्पैज्म बोलते हैं, पेन हो सकता है, प्रूराइटस हो सकता है, AV नोडल कंडक्शन वेलोसिटी कम हो सकती है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रोमोट्रोपी। H2 की एक्टिवेशन की वजह से स्टोमक की सिक्रेशन कम हो सकती है। जब स्टोमक की सिक्रेशन कम सॉरी H2 की एक्टिवेशन की वजह से स्टोमक की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और जब स्टोमक की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो GIT अल्सर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और जो H2 होते हैं, ये साइन एस से नोड के ऊपर जाके काम करते हैं, और ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हार्ट रेट के अलावा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देते हैं, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इनोट्रोपिज्म। और जब हार्ट रेट बढ़ता है ऐसे नोड की एक्टिविटी की वजह से, तो ऑटोमेटिसिटी भी बढ़ जाती है। इन शॉर्ट H1 की वजह से AV नोडल कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसको नेगेटिव ट्रोमोट्रोपी बोलते हैं, जबकि H2 की वजह से पॉजिटिव कोरोनोट्रोपी, H2 की वजह से पॉजिटिव इनोट्रोपी होती है। इनके एंटागोनिस्ट को पढ़ लेते हैं, जो H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट होते हैं। जो H1 एंटागोनिस्ट होते हैं, ये भी आगे कुछ दो जनरेशन की होती है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन आती है, जो कि जिसमें डाइफिन हाइड्रोमीन है, डाइमीन हाइड्रोनेट है, प्रोमेथाजीन है, साइक्लेजीन है, क्लोरफिनादिमीन आ जाती है। H1 ब्लॉकर जो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, उसके अंदर सेटेरेजीन है, फिक्सोफिनाडीन, लोराटिडीन, डेसलोराटिडीन, ये सेकंड जनरेशन है H1 की। जबकि H2 के अंदर सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फैमोटिडीन, निजोटिडीन, जो कि एसिड पेप्टिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो H1 एंटागोनिस्ट के फंक्शन को देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। तो जो H1 एंटागोनिस्ट होते हैं, ये हिस्टामिन के H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। ओके, अब कहती है कि इन सब का मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है, और ये सारे के सारे या मोस्टली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अब कुछ मेजर एंटीहिस्टामिन के कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, लाइक डाइफिन हाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, क्लोरफेनालामीन, मैक्लेजीन, ठीक है, जबकि सेटाराजीन, लोराटिडीन और फिक्सोफिनाडीन ये सेकंड जनरेशन से बिलोंग करती है। अब आपने एक बात नोट करनी है कि जो फर्स्ट जनरेशन वाली है, इनके पास सीडेशन एक्शन भी है, एंटी मोशन
एक्शन भी है, ओके। लेकिन और इसके अलावा ये मस्करीनिक रिसेप्टर को कम या ना होने के बराबर ब्लॉक करती है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन वाली है मस्करीनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है, सिडेटिव भी होती है और इनके पास एंटी मोशन इफेक्ट भी होता है, ओके। ठीक हो गया। एक होता है माउंटेन सिकनेस, एक होता है एंटी मोशन सिकनेस। और जो एंटी मोशन सिकनेस के लिए एक होता है मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी में तो जो यूज़ होती है उसका नाम है डॉक्सिलामीन। डॉक्सिलामीन आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ओके। तो जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो मस्करीनिक को ब्लॉक करती है ज़्यादा अच्छे तरीके से और सीडेशन करवा देती है, एंटी मोशन इफेक्ट भी होता है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन होती है इनके पास ये इफेक्ट नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो सेकंड जनरेशन है वो CNS में एंटर नहीं होती, जबकि जो ये वाली होती है फर्स्ट जनरेशन ये CNS में एंटर होती है। दैट इज़ वाई इनके पास एंटी मोशन या सिडेटिव एक्शन होता है। जो डाइफेनहाइड्रामीन है ये ओवर द काउंटर इस्तेमाल होती है, जबकि प्रोमेथाजीन है इसके पास अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन भी होता है। इसके अलावा प्रोमेथाजीन लोकल एनेस्थेटिक ग्रुप से भी बिलोंग करती है, इसके पास लोकल एनेस्थेटिक एक्शन भी होता है। क्लोरफेनाडामीन CNS को स्टिमुलेट करवा देती है। मैक्लेजीन ये हाईली इफेक्टिव होती है मोशन सिकनेस के अंदर। तो मोशन सिकनेस के अंदर हम मैक्लेजीन यूज़ करते हैं, स्कोपोलामीन हम यूज़ करते होते हैं। अब इनके यूजेस को पढ़ लेते हैं। अब इनके यूजेस क्या होते हैं? इनके यूजेस होते हैं एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करना। इन सब के वही है, ये मेनली H1 के लिखे हुए हैं। जो H2 के होते हैं ना वो होते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज। तो ये H1 के लिखे हुए हैं। जो H2 है वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ड्रग्स यूज इन GIT डिस्फंक्शन है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्फंक्शन। तो H1 के क्या क्या क्लिनिकल यूजेस होती है? एलर्जिक रिएक्शन है जस्ट लाइक हे फीवर, एस्थमा, रिनाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मोशन सिकनेस को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रेगनेंसी में जो नोजिया वॉमिटिंग होती है उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए डॉक्सिलामीन यूज़ होती है। प्री ऑपरेटिव सेडेशन कॉज करवा देती है, ओके। ओवर द काउंटर ड्रग इस्तेमाल होती है फॉर स्लीप एड्स एंड कोल्ड मेडिकेशन है। और इसके अलावा जो एक्यूट एक्स्ट्रा पिरामिडल सेप्टम है उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। इनके साइड इफेक्ट में है कि कुछ ड्रग होती है मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, तो आपको एट्रोपिन लाइक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और इनके पास सिडेटिव एक्टिविटी भी होती है। अगर आप इनको अल्कोहल के साथ मिला के लोगे या सिडेटिव हिप्नोटिक के साथ मिला के लोगे तो एडिटिव CNS डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये बेसिक ओवरव्यू था हिस्टामीन और एंटी हिस्टामीन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।